Hello friends, this is Nitika and welcome to NST classes. डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग के 2 पार्ट हम कर चुके हैं। यह पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने 5 ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जाना था जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती हैं, लेकिन 3 एक्टिविटीज बाकी थी। इस पार्ट में हम उन्हीं 3 एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक अन्य मेथड के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करना क्यों सिखाया जाता है और क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 6th यूज राइटिंग असाइनमेंट्स, लेखन कार्य का उपयोग करना। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से राइटिंग के उपयोग पर बल दिया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ लेखन कार्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्टूडेंट्स को ऐसे असाइनमेंट्स देकर जिन्हें उन्हें लिखकर पूरा करना होगा, टीचर स्टूडेंट्स को विषय के दोनों पक्ष पर यानी विषय के पक्ष और उसके विपक्ष पर बहस या तर्क करने को कह सकती है और इसके द्वारा टीचर उनकी डायलैक्टिक रीजनिंग के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। इस एक्टिविटी का सुझाव वेट नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन डायलैक्टिक रीजनिंग होती क्या है, चलिए जानते हैं। डायलैक्टिक रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा विभिन्न समाधानों की तुलना करने की प्रक्रिया के माध्यम से ट्रुथ यानी सत्य तक पहुंचा जाता है। डायलैक्टिक रीजनिंग के इस प्रोसेस को लॉजिक के रूप में भी जाना जाता है। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक क्या है? लॉजिक का मतलब होता है ए सेंसिबल वे ऑफ थिंकिंग, या फिर कह सकते हैं द साइंस ऑफ यूजिंग रीजन। टीचर चाहती है कि बच्चे बुद्धिमानी से सोच सकें कि क्या सही है और क्या गलत, इसका कारण जान सकें कि कोई चीज सही है तो क्यों सही है और यदि गलत है तो क्यों गलत है। कहने का मतलब है कि टीचर छात्रों से लेखन कार्य और विषय के दोनों पक्षों पर आपस में आर्ग्यू करा के उनकी लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना चाहती है, यानी उनकी डायलैक्टिक रीजनिंग का विकास करना चाहती है। 7th डायलॉग्स, बातचीत या संवाद। इस एक्टिविटी में हम ऐसे 2 तरीके जानेंगे जिनके द्वारा क्लासरूम में जो लाभदायक डिस्कशंस होती हैं उन डिस्कशंस को इंकरेजमेंट मिलेगी। इस एक्टिविटी का सुझाव रॉबर्टसन और रेन सजोस्टक नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पहला तरीका है रिटन डायलॉग्स यानी लिखित संवाद। इस मेथड में टीचर छात्रों को विश्लेषण या छानबीन करने के लिए लिखित संवाद देती है। टीचर स्टूडेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर संवाद करने को कहती है। हर स्मॉल ग्रुप के स्टूडेंट्स को प्रत्येक प्रतिभागी यानी संवाद में हिस्सा लेने वाले के विचारों की पहचान करनी चाहिए, यानी सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए। दे मस्ट लुक फॉर, संवाद करते हुए स्टूडेंट्स को और कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए या कुछ गलतियों की पहचान करनी चाहिए। फर्स्ट बायसेस, बायस का मतलब होता है पक्षपात या तरफदारी करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संवाद करते हुए कुछ स्टूडेंट्स एक ही स्टूडेंट के विचारों से सहमत हो जाएं और दूसरों के विचारों को सुनना भी पसंद ना करें। सेकेंड, प्रेजेंस और एक्सक्लूजन ऑफ इम्पोर्टेंट एविडेंस, महत्वपूर्ण साक्ष्य की उपस्थिति या फिर उसका बहिष्कार। संवाद करते हुए सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रुप में शामिल प्रत्येक विद्यार्थी के विचारों को महत्व दिया जाए। संवाद के लिए दिए गए टॉपिक से जुड़े विचारों से यदि कोई स्टूडेंट अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है तो उसकी बात को सुना जाए और समझा जाए, और यदि वह सही बात कर रहा है तो उसकी बात का बहिष्कार बिल्कुल भी ना किया जाए। थर्ड, अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस, वैकल्पिक व्याख्याएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संवाद के दौरान कोई स्टूडेंट अपनी किसी बात को समझाने की कोशिश उस बात की अलग अलग व्याख्या या अर्थ देकर करे। ऐसा करने से वह अपनी बात को दूसरों के सामने ठीक ढंग से पेश नहीं कर पाएगा और ना ही दूसरे स्टूडेंट्स उसकी बात को समझ पाएंगे। फोर्थ, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का गलत विवरण। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने संवाद के लिए जो टॉपिक दिया किसी स्टूडेंट को उस विषय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो और वो बेमतलब कुछ भी बोलता चला जाए, उस विषय का गलत वर्णन करे, गलत जानकारी दे।
फिफ्थ, एरर्स इन रीजनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संवाद करते हुए कोई स्टूडेंट बुद्धिमानी से ना सोचे, बिना सोचे समझे कुछ भी तर्क वितर्क करे, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। कौन सी बात सही कौन सी गलत ये जान ही ना पाए, और यहाँ तक कि सही बात को गलत और गलत बात को सही मान ले। इसलिए सभी स्टूडेंट्स के प्रत्येक ग्रुप की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक ग्रुप्स के स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि संवाद के दौरान कोई पक्षपात ना हो, किसी के भी विचारों का बहिष्कार ना हो, कोई अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग व्याख्या ना दे, कोई विषय के बारे में गलत जानकारी ना दे, और कोई सही बात को गलत और गलत बात को सही ना माने। संवाद के दौरान प्रत्येक समूह को ये तय करना होगा कि प्रत्येक समूह में से किस स्टूडेंट का दृष्टिकोण या विचार सबसे उचित है। जब प्रत्येक ग्रुप अपने अपने संवाद के निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा, यानी जब प्रत्येक ग्रुप का संवाद खत्म हो जाएगा, तब प्रत्येक समूह को पूरी क्लास और टीचर के सामने अपने अपने संवाद का नाटक पेश करना होगा, और यह भी एक्सप्लेन करना होगा कि प्रत्येक समूह ने अपने अपने संवाद की जांच कैसे की। टीचर द्वारा ये मेथड अपनाने से क्लासरूम में यूजफुल डिस्कशंस को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग का विकास होगा। दूसरा तरीका है स्पॉन्टेनियस ग्रुप डायलॉग, स्वाभाविक समूह संवाद करना। इस एक्टिविटी में टीचर संवाद और डिस्कशन करने के लिए स्टूडेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स तो बनाती है, लेकिन इस एक्टिविटी में टीचर स्टूडेंट्स का एक ऐसा ग्रुप बनाती है जो लीडर का या सूचना देने वाले का, अच्छा विचार खोजने वाले का, या फिर किसी के भी विचारों से असहमत होने का काम करता है। यह ग्रुप किसी भी ग्रुप को प्रभावित नहीं करता, सिर्फ दूसरे ग्रुप्स की कमियों को ठीक करता है, यानी लीडर का रोल प्ले करता है। टीचर स्टूडेंट्स के और 4 ग्रुप्स बनाती है जो ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते हैं और कुछ विशेष बातों पर वह फैसला लेते हैं, जैसे फर्स्ट, किसके द्वारा कौन सी भूमिकाएं निभाई जा रही हैं, सेकंड, कौन सोच में पक्षपात और गलतियां कर रहा है, थर्ड, तर्क कौशल का मूल्यांकन, यानी यह जानना कि किसकी लॉजिकल थिंकिंग सही है किसकी नहीं, फोर्थ, विषय के नैतिक अर्थ की जांच करना, यानी सही अर्थ की जांच करना। पहले वाले मेथड में जो भी स्टूडेंट्स के ग्रुप थे, उन प्रत्येक ग्रुप्स में शामिल स्टूडेंट्स आपस में ही सब जांच पड़ताल कर रहे थे। दूसरे वाले मेथड से भी क्लासरूम में यूजफुल डिस्कशंस को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। एट्थ, एम्बिग्विटी, अस्पष्टता। ये मेथड कक्षा में बहुत अधिक अस्पष्टता पैदा करने का समर्थन करता है। इस मेथड में टीचर स्टूडेंट्स को विषय की बिल्कुल स्पष्ट जानकारी नहीं देती। इसके बजाय टीचर स्टूडेंट्स को विषय के बारे में ऐसी जानकारी देती है जो विषय से मेल नहीं खाती। इसके कारण सभी स्टूडेंट्स को विषय की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस एक्टिविटी का सुझाव स्ट्रॉम और बोकस नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अब जानते हैं एक और मेथड के बारे में। एम्बिग्विटी के बिल्कुल समान ही एक अन्य शैक्षणिक तकनीक यानी पेडागोजिकल टेक्निक है, जिसे सोक्रेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है। इस मेथड का नाम सोक्रेटिक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर सुकरात के नाम पर पड़ा था। इस मेथड में टीचर सभी छात्रों को किसी भी विषय के बारे में डायरेक्ट जानकारी नहीं देती। इसके बजाय टीचर बच्चों से लगातार एक के बाद एक विषय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, जिसका परिणाम ये होता है कि सभी विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देकर वांछित ज्ञान तक पहुंचते हैं, यानी किसी विषय पर अपनी सोच के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देकर वह विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं और टीचर की सहायता से एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। द स्टूडेंट्स बिकम मोर अवेयर ऑफ द लिमिट्स ऑफ देयर नॉलेज, यानी सभी विद्यार्थी इस बात के लिए जागरूक हो जाते हैं कि उनके ज्ञान की सीमा क्या है और वह उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इन सभी एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी। यूज राइटिंग असाइनमेंट्स। इस एक्टिविटी में जब बच्चे लिखित असाइनमेंट्स करेंगे और टीचर द्वारा विषय के पक्ष और विपक्ष पर बहस करेंगे,
तो लेखन करते समय और बहस करते समय वह डीप थिंकिंग करेंगे, अपने विचारों को खुलकर प्रकट करेंगे, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। डायलॉग्स, रिटन डायलॉग्स एंड स्पॉन्टेनियस ग्रुप डायलॉग। इस एक्टिविटी में जब छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बच्चे वार्तालाप करेंगे और किसी भी पॉइंट पर अपने विचार प्रकट करेंगे, तो ये सब टीचर ने जो भी विषय वार्तालाप के मकसद से दे रखा है उन्हें उसके बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। एम्बिग्विटी। इस एक्टिविटी में जब टीचर बच्चों को स्पष्ट जानकारी नहीं देगी तो विषय की सही जानकारी को हासिल करने के लिए बच्चे गहराई से सोचेंगे, इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। सोक्रेटिक मेथड। इस एक्टिविटी में टीचर बच्चों को विषय की डायरेक्ट जानकारी नहीं देगी, इसके बजाय वह विषय से रिलेटेड लगातार एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछेगी, तो बच्चे सवालों के उत्तर देते समय खुद के प्रयास से और टीचर की मदद से सही जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वे गहराई से सोचेंगे और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। Why टीच क्रिटिकल थिंकिंग? बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करना क्यों सिखाया जाता है? 1995 में ओलिवर और यूटर मोहलन के अनुसार विद्यार्थी अक्सर इंफॉर्मेशन को निष्क्रिय होकर ग्रहण करते हैं, यानी कोई भी जानकारी लेते हुए एक्टिव नहीं रहते। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध सूचनाओं की मात्रा बहुत अधिक है। आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी पा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध जानकारी का ये सिलसिला भविष्य में भी जारी रहने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट्स को नई जानकारी के माध्यम से अपनी खरपतवार यानी वीड जैसी जानकारियों को, जिनकी जरूरत नहीं होती है, बाहर निकालने के लिए और एक्टिव रहकर कुछ नया क्रिएट करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सोच कौशल यानी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को विकसित करने और उन स्किल्स को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, पर अब सवाल यह है कि उन स्किल्स को कहाँ लागू करने की आवश्यकता है। फर्स्ट ईयर एकेडमिक स्टडीज शिक्षा ग्रहण करने के लिए लागू करना चाहिए। यदि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा से जुड़ा कोई भी कंसेप्ट उन्हें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। सेकंड, द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेट दे विल फेस। जटिल समस्याओं का सामना करने के लिए लागू करना चाहिए। यदि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड, कई विकल्पों में से महत्वपूर्ण विकल्प का चुनाव करने के लिए लागू करना चाहिए। ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए और तेजी से टेक्नोलॉजी में बदलाव लाने के लिए जब विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके कई विकल्पों में से महत्वपूर्ण विकल्प का चयन करेंगे तो वे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी में अपने हिसाब से चेंज भी ला पाएंगे। बेयर ने हमारे देश की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण सोच के शिक्षण को महत्वपूर्ण माना। उनका ऐसा कहना है कि यदि लोगों को डेमोक्रेसी में सफलतापूर्वक जीना है तो उन्हें व्यक्तिगत और अपनी नागरिकता के मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए गंभीर रूप से या गहराई से सोचने में सक्षम होना ही चाहिए। सही भी है, जब लोग गहराई से सोच ही नहीं पाएंगे तो डेमोक्रेसी में अपने विचार कैसे व्यक्त कर पाएंगे और अपने अधिकारों के बारे में कैसे जानेंगे। अगर वे सही सोच रखते हैं तो वे अपनी सोच के द्वारा एक ऐसी सरकार को चुन सकते हैं जो उनके लिए काम करे। यदि सभी बच्चे क्रिटिकली वे यानी महत्वपूर्ण तरीके से सोचना सीख लें तो उनकी ये अच्छी और गहरी सोच अच्छा जीवन जीने के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी किसी भी विषय के बारे में अच्छी तरह सोचना, गहराई से सोचना हमें अच्छा जीवन जीने की कला सिखा सकता है। That is why critical thinking is very important. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.